फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार। वीपीएस ऑनलाइन क्लासों के अंदर आपका स्वागत है। अपने पास 12th हिंदी मीडियम के अंदर सॉल्यूशन चल रहा था। विलियन के बारे में अपन बात कर रहे थे। इससे पिछली क्लास के अंदर आपके मैं वीडियो नहीं भेज पाया था, लेकिन जनरल नंबरिकल थे आपने कर लिए होंगे, ठीक है ना। मोलरता है, मोलरता वगैरह पे पीडीएफ के अंदर नोट कर लिए होंगे आपने। फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में भेज दें, ठीक है ना, या व्हाट्सएप कर दे, मैं उसको वापस समझा दूंगा। अब आज की जो अपने पास बात है वो अपन आगे जो बात करने जा रहे हैं वो बात करते हैं विलेयता की। किसकी बात करते हैं? नेक्स्ट जो अपने पास बात है वो किसकी बात करते हैं? विलेयता। देखिए, मैंने पहले भी कहा था ये जो चैप्टर है अपने लैब के दृष्टिकोण से भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो विलेयता कहते हैं कि इसमें क्या डेफिनेशन है। इसकी डेफिनेशन होती है निश्चित ताप। टेम्परेचर क्या होना चाहिए? निश्चित ताप पर विलय की निश्चित मात्रा में घुली हुई विलय की अधिकतम मात्रा। क्या कहा मैंने? निश्चित ताप पर विलय की निश्चित मात्रा में विलय की निश्चित मात्रा में घुली हुई विलय की जो अधिकतम मात्रा होती है वो क्या कहलाती है भाई? आपके विलेयता कहलाती है, ठीक है भाई। तो ये तो इसकी क्या हो जाती है? डेफिनेशन आपके हो जाती है। निश्चित ताप पर विलय की निश्चित मात्रा में घुली हुई विलय की अधिकतम मात्रा उसकी क्या कहलाती है? विलेयता आपके कहलाती है। अब देखिए, जो विलेयता है दो तरह से पढ़नी होती है। एक तो होती है आपके ठोसों की द्रव में विलेयता। पहली क्या पढ़नी होती है? आपके ठोसों की द्रव में विलेयता अपने को पढ़नी होती है, ठीक है। और दूसरी होती है आपके गैसों की द्रव में विलेयता। पहले तो होती है ठोसों की द्रव में विलेयता और दूसरी कौन सी होती है? गैसों की द्रव में विलेयता अपने को पढ़नी होती है, ठीक है भाई। बी कौन सी हो जाएगी? गैसों की द्रव में विलेयता अपने को पढ़नी है। तो देखिए, सबसे पहले अपन लोग जो बात कर रहे हैं वो ठोसों की द्रव में विलेयता को बात कर रहे हैं। थ्योरिकल टॉपिक के ध्यान रखें, ठोसों की द्रव में विलेयता। तो अब अगर आपको इसमें पूछा जाए विलय कौन है, विलय कौन है, तो ठोसों की द्रव में विलेयता, यानी ठोसों को द्रव में घोलना है। तो ठोसों को द्रव में घोल रहे हो तो इसमें ठोस तो होता है विलय पदार्थ, ठीक है। और द्रव क्या होगा इसमें? विलायक। द्रव इसमें क्या होगा? आपके विलायक होता है। ठोस तो विलय पदार्थ और द्रव इसमें क्या होता है? आपके विलायक पदार्थ आपके होता है, ठीक है। तो ठोसों की द्रव में विलेयता में ठोस विलय पदार्थ और द्रव कौन सा पदार्थ होता है? विलय पदार्थ आपके होता है, ठीक है भाई। अब देखिए, ठोसों की द्रव में विलेयता को कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो इसको प्रभावित आपके कर सकते हैं। मैंने इसमें मेनली क्या है आपको फैक्टर्स पढ़ने हैं। कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो इफेक्ट करते हैं। तो ठोसों की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं उसके बारे में अपने को पढ़ना है, ठीक है भाई। तो फैक्टर के बारे में अपन लोग बात कर रहे हैं, कौन कौन से कारक हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहला फैक्टर होता है विलय तथा विलायक की प्रकृति। सबसे पहला फैक्टर कौन सा है? विलय तथा विलायक की प्रकृति। ध्यान से समझना बात को। विलय तथा विलायक की प्रकृति। देखिए, विलय तथा विलायक की प्रकृति की यदि अपन लोग बात करें तो इनकी प्रकृति क्या? अपन सभी जानते हैं सभी ठोस सभी विलायकों में नहीं घुलते। एक बात स्पष्ट है, सभी ठोस सभी विलायकों में आपके नहीं घुलते। जैसे फॉर एग्जांपल आपको बता देता हूं, जैसे NaCl है, ठीक है भाई। जैसे NaCl वगैरह है, जैसे मान लीजिए शक्कर वगैरह है, ठीक है। NaCl है, जैसे मान लीजिए आपके शक्कर वगैरह है, जैसे इसके अलावा जैसे KCl वगैरह है। अपन सब जानते हैं ये सब डिजोल्व इन वाटर। ये सब किस में घुल जाते हैं? जल में। ये क्या होते हैं? विलय होते हैं। लेकिन आपको मैं बताऊं, नेफ्थलीन है, एंथ्रासीन वगैरह है। क्या है आपके? नेफ्थलीन है, एंथ्रासीन वगैरह है। ये ऐसे कंपाउंड है जो जल में क्या होते हैं? अविलय होते हैं। जल में क्या होते हैं? अविलय होते हैं,
ध्यान से समझना मेरी बात को। क्या कहा मैंने? सभी ठोस सभी विलायकों में नहीं घुलते। जैसे NaCl है, शक्कर है, KCl है, डिजोल्व इन वाटर, पानी में घुल जाएंगे। लेकिन नेफ्थलीन और एंथ्रासीन क्या है? जल में क्या होते हैं? अविलय होते हैं। ठीक है, अब आपको बताऊं, जैसे NaCl, शक्कर वगैरह KCl जल में तो विलय होते हैं, लेकिन अगर इनको बेंजीन में घोल दिया जाए, किसमें घोल दिया जाए? बेंजीन में घोल दिया जाए, तो ये बेंजीन में क्या होते हैं? अविलय होते हैं। ठीक है, जबकि नेफ्थलीन एंथ्रासीन बेंजीन में क्या होते हैं? विलय होते हैं। किसमें होते हैं? बेंजीन में ये क्या मिलते हैं? आपके विलय होते हैं। बात को फिर से सुनिए, क्या कहा मैंने? NaCl है, शक्कर है, KCl है, पानी में घुल जाते हैं। नेफ्थलीन एंथ्रासीन पानी में नहीं घुलते। ठीक है, इसी तरह से NaCl, शक्कर, KCl बेंजीन में अविलय होते हैं, लेकिन नेफ्थलीन एंथ्रासीन बेंजीन में क्या होते हैं? विलय होते हैं। तो अगर अपन ये इसका रिजल्ट निकाले तो अपन ये कह सकते हैं कि जो ध्रुवीय विलय पदार्थ होता है, यानी समान समान में घुलता है, यानी ध्रुवीय विलय पदार्थ जो होता है वो आपके ध्रुवीय विलायकों में ही क्या होगा? विलय होगा। ध्रुवीय विलय पदार्थ यानी दोनों ही क्या होने चाहिए? ध्रुवीय प्रकृति के होने चाहिए। विलय भी ध्रुवीय प्रकृति का और विलायक भी क्या है? ध्रुवीय प्रकृति का है, तो वो क्या हो जाएंगे? एक दूसरे में घुल जाएंगे। इसी तरह से अध्रुवीय विलय पदार्थ, कौन सा कह रहा हूं मैं? अध्रुवीय विलय पदार्थ जो है वो किस में विलय होगा? अध्रुवीय विलायकों में क्या होगा? विलय होगा। समझ में आ रही है बात आपके? यानी समान समान के अंदर घुलता है। अगर आप किसी अध्रुवीय विलय पदार्थ को अध्रुवीय विलायक में घोलने की कोशिश करोगे तो वो कभी नहीं घुलेगा। यानी समान समान में ध्रुवीय विलय पदार्थ ध्रुवीय विलायकों में, अध्रुवीय विलय पदार्थ अध्रुवीय विलायकों में क्या होता है? विलय। ये कहलाती है विलय तथा विलायक की प्रकृति। क्या कहलाती है? विलय तथा विलायक की प्रकृति। ठीक है भाई। अब दूसरा फैक्टर होता है टेम्परेचर। दूसरा फैक्टर कौन सा है आपके? टेम्परेचर होता है, या कौन सा होता है आपके? ताप आपके होता है। ठीक है भाई। सेकंड फैक्टर कौन सा है? ताप। ये टेम्परेचर। अब देखिए, ताप की बात करें तो सामान्यतः अपन सब जानते हैं ताप बढ़ाने पर क्या होती है? विलेयता क्या होती है? बढ़ती है। सामान्यतः क्या होता है? ताप और विलेयता क्या होती है? समानुपाती होती है। सामान्यतः यही कहते हैं ताप बढ़ाने पर विलेयता क्या होती है? बढ़ती है। जैसे अपन लेब में कोई भी चीज घोलते हैं, पानी के अंदर नहीं घुलती है, क्या करते हो? गर्म करते हो। गर्म करने से वो क्या होती है? डिजोल्व हो जाती है। तो सामान्यतः यही कहते हैं ताप बढ़ाने पर विलेयता क्या होती है? बढ़ती है। लेकिन एक साइंटिस्ट हुआ था लास हटिल्य, उसने विलेयता और ताप में बात बताई थी। लास हटिल्य के अनुसार, बात को ध्यान से समझना, लास हटिल्य के अनुसार आपको बात बता रहा हूं। लास हटिल्य क्या कहता है कि यदि किसी विलय पदार्थ को विलायक में घोलने पर, क्या कहा मैंने? बात को ध्यान से समझे। यदि किसी विलय पदार्थ को विलायक में घोलने पर यदि उष्मा का आपके अवशोषण होता हो, उष्मा का क्या होता हो? अवशोषण होता हो। ठीक है, उष्मा का क्या होता हो? अवशोषण होता हो। और उसका अगर आप ताप बढ़ाओगे तो आपकी विलेयता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। उष्मा का अवशोषण होता है तो विलेयता क्या होती है भाई? आपके बढ़ जाती है। आगे बात सुनिए, फिर से सुनिए। लास हटिल्य क्या कहता है कि विलय को विलायक में घोलने पर उष्मा अवशोषित हो रही है, उस समय ताप बढ़ाओगे तो आपकी विलेयता बढ़ जाएगी। जैसे आप पानी में NH4Cl घोल दो, जैसे अमोनियम नाइट्रेट वगैरह है, ठीक है ना, ये घोलने पर आपके विलेयता क्या होती है? बढ़ जाती है। इसके विपरीत बात करते हैं। यदि विलय पदार्थ को विलायक में घोलने पर उष्मा का उत्सर्जन हो रहा हो, उष्मा का क्या हो रहा हो? आपके उत्सर्जन अगर होता हो तो उस समय विलेयता क्या हो जाएगी? ताप बढ़ाने पर घट जाती है। उष्मा अवशोषण हो, विलेयता बढ़ती है। उष्मा का उत्सर्जन हो, उस कंडीशन में अगर आप ताप बढ़ाते हैं तो विलेयता क्या हो जाती है? घट जाती है। ये विलेयता क्या हो जाएगी? घट जाती है। ठीक है भाई। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको बता रहा हूं, NaOH क्या है? NaOH है। इसके अलावा NaOH के अलावा जैसे मान लीजिए आपकी कैल्शियम एसीटेट है, CH3COO2Ca
कैल्शियम एसीटेट है। तो इनको अगर आप घोलोगे पानी के अंदर, उष्मा आपकी क्या होगी, उत्सर्जित होगी, ताप बढ़ाओगे, इनकी विलेयता क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ठीक है भाई। तो सामान्य तो ये कहता है ताप बढ़ाने पर विलेयता क्या होती है, बढ़ती है, लेकिन लास्ट आर्टिकल ने अपनी बात अलग तरीके से रखी। लेकिन कुछ बात इसके विपरीत भी आपको मिल जाती है। कुछ लवण ऐसे हैं जिनका प्रारंभिक टेम्परेचर बढ़ाओगे तो विलेयता बढ़ेगी, लेकिन उसके बाद क्या होती है, विलेयता क्या हो जाती है, घट जाती है। ठीक है भाई। तो ये होता है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है। सोल्यूबिलिटी पर ताप का प्रभाव। ठीक है। उसके बाद में तीसरा जो इफेक्ट बता रहा हूं आपके विलेयता पर, जो तीसरा प्रभाव बताने जा रहा हूं वो बता रहा हूं दाब का प्रभाव। किसका बता रहा हूं, आपके तीसरा इफेक्ट किसका हो जाएगा, दाब का प्रभाव। ये थर्ड इफेक्ट कौन सा हो जाएगा, दाब का प्रभाव। समझ रहे बात को। अब बात को ध्यान से सुनना मेरी। ठोसों की द्रव में विलेयता पर दाब का प्रभाव नहीं पड़ता। क्या कहा मैंने, ठोसों की द्रव में विलेयता पर, द्रव में विलेयता पर किसका है, आपके दाब का प्रभाव नहीं पड़ता है। समझ रहे हो मेरी बात को। ठोसों की द्रव में विलेयता पर दाब का प्रभाव नहीं पड़ता। कारण क्या है इसका, कारण ये है ठोस जो होते हैं वो असंपीडीय होते हैं। कैसे होते हैं, ठोस असंपीडीय आपके होते हैं। ये पूछा जा सकता है भाई, ठोसों की द्रव में विलेयता पर दाब का प्रभाव क्यों नहीं पड़ता, तो इसकी वजह अपन सब जानते हैं। ठोस क्या होते हैं, असंपीडीय होते हैं, इसलिए ठोसों की द्रव में विलेयता पर दाब का प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है। तो ये 3 फैक्टर हो गए ठोसों की द्रव में विलेयता पर। कौन कौन से हो गए भाई, पहला हो गया विलेय तथा विलायक की प्रकृति, और दूसरा फैक्टर हो गया कौन सा, ताप का प्रभाव, और तीसरा कौन सा हो जाता है, दाब का प्रभाव आपके हो जाता है। थर्ड कौन सा हो जाएगा, दाब का प्रभाव अपने हो जाता है। ओके। उसके बाद अब सेकंड बात करते हैं अपन लोग, बी पोर्शन की बात करते हैं, गैसों की द्रव में विलेयता। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, बाकी तो सेम पॉइंट है। गैसों की द्रव में विलेयता, गैसों की किसमें, द्रव में विलेयता पर अपन लोग बात कर रहे हैं। ठीक है भाई। अब गैसों की द्रव में विलेयता कहते ही एक बात समझ में आ जानी चाहिए, इसमें विलेय कौन है, विलायक कौन है। तो इसमें विलेय पदार्थ तो है आपकी गैस है, विलेय पदार्थ तो कौन सी है, गैस होती है, और इसी तरह से विलायक कौन होता है, द्रव। देखो नाम से, गैसों की द्रव में विलेयता, यानी गैसों को द्रव में घोलना है। ठीक है ना। तो गैसों की द्रव में विलेयता पर गैसें हैं आपके विलेय, और द्रव क्या होता है, विलायक होता है। अब देखिए सामान्यतः अपन सभी जानते हैं, देखो सभी गैसें सभी द्रवों में नहीं घुलती, और गैसों की द्रव में विलेयता भी क्या होती है, काफी अपने आप को प्रभावित करती है। जैसे एक छोटी सी बात बताता हूँ, ऑक्सीजन गैस जल में घुली हुई है। ऑक्सीजन गैस किस में घुलती है, जल में घुलती है। ठीक है ना। जो जलीय जीवों के लिए किसका कार्य करती है, प्राणवायु का कार्य करती है। ठीक है भाई। अब देखिए एक्चुअल में क्या होता है, गैसों की जो द्रव में विलेयता है ना, वो किस पर निर्भर करती है, अवशोषण गुणांक पर निर्भर करती है। गैसों की जो द्रव में विलेयता है वो किस पर निर्भर करती है, अवशोषण गुणांक पर निर्भर आपके करती है। अब सवाल बनता है कि अवशोषण गुणांक क्या होता है, तो बहुत सिंपल सी परिभाषा आपके, किसी भी गैस के 1 मिलीलीटर को, किसी भी गैस के कितने, 1 मिलीलीटर को 1 सेंटीमीटर जल, 1 सेंटीमीटर क्यूब जल में घोलने पर जो गुणांक प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं, अवशोषण गुणांक कहते हैं। 1 मिलीलीटर गैस को 1 सेंटीमीटर क्यूब जल में घोलने पर जो गुणांक प्राप्त होता है उसे अपन क्या कहते हैं, अवशोषण गुणांक कहते हैं। ठीक है भाई। यहां तक। अब देखिए गैसों की द्रव में विलेयता को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, तो उन प्रभावित करने वाले कारकों में देखो जनरल सबसे पहला तो वही विलेय तथा विलायक की प्रकृति। पहला फैक्टर कौन सा होता है, विलेय तथा विलायक की प्रकृति। तो इससे पहले भी मैंने आपको जो बात बताई थी वो बात सेम रहेगी भाई,
सेम का मतलब समान समान में घुलती है, ठीक है ना। ध्रुवीय गैस ध्रुवीय विलायक में घुलेगी, अध्रुवीय गैस अध्रुवीय विलायक के अंदर क्या होगी, डिजोल्व आपके होती है, ठीक है ना। इसी प्रकार आपके ताप का प्रभाव, किसका प्रभाव बता रहा हूं, ताप का प्रभाव, ठीक है। ये ताप का आपके प्रभाव, तो सामान्यतः मैं आपको बता देता हूं, ये चीज ध्यान से समझना। ठोसों की द्रव में विलेयता में मैंने क्या कहा था, ताप बढ़ाने पर विलेयता बढ़ती है, लेकिन यहां पर क्या है, गैसों की विलेयता ताप बढ़ाने पर हमेशा क्या होती है, घटती है, ठीक है ना। गैसों की विलेयता ताप बढ़ाने पर क्या होती है, घटती है, ठीक है ना। ताप बढ़ाने पर क्या होती है, घटती है। आप कहोगे सर क्यों, गैसों की विलेयता ताप बढ़ाने पर क्यों घटती है, तो इसका एक रीजन है, आप सभी जानते हैं। गैसों का अणुगतिक सिद्धांत आपको पढ़ा रखा होगा। गैसों के अणुगतिक सिद्धांत के अनुसार गैसों की जो गतिज ऊर्जा होती है वो परम ताप की क्या होती है, समानुपाती होती है। यानी आप जैसे ताप बढ़ाओगे तो गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। गैस के अणु तेजी से गति करने लग जाएंगे, जिसकी वजह से उनकी विलेयता क्या होती है, घट जाती है। तो ये 11th क्लास में भी आपको बताया था, गैसीय अणुओं की जो गतिज ऊर्जा है वो परम ताप की क्या होती है, समानुपाती। ताप बढ़ाओगे गैसीय अणु तो गति करने लग जाएंगे, तो फिर उनकी विलेयता कैसे होगी, तो फिर ये कह सकते हैं कि गैसों के अणुओं की गतिज ऊर्जा परम ताप के समानुपाती, अर्थात ताप बढ़ाने पर गैसों की विलेयता क्या होती है, घटती है। और अब इसका जो तीसरा पॉइंट है वो है दाब का प्रभाव। तीसरा कौन सा है भाई, दाब का प्रभाव। ये पॉइंट इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके होता है, दाब का प्रभाव। देखिए याद है अभी इसी क्लास के अंदर बताया था, ठोसों की द्रव में विलेयता पर दाब का प्रभाव नहीं पड़ता। क्या गैसों में भी यही होता है, नहीं, गैसों की विलेयता पर दाब का प्रभाव क्या होता है, पड़ता है, ठीक है भाई। क्या कहा मैंने, गैसों की द्रव में विलेयता पर दाब का प्रभाव पड़ता है। और देखो गैसों की द्रव में विलेयता पर दाब के प्रभाव को समझाने के लिए एक मोस्ट इंपोर्टेंट नियम आपके दिया गया है, जिसे अपन हेनरी का नियम कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, हेनरी का नियम अपन लोग कहते हैं, ठीक है भाई। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज निकल कर आई है वो क्या है, हेनरी का नियम। आगे बात समझ में आपके पूरा, देखो 3 बातें पढ़नी होती है इसमें। एक तो हेनरी का नियम क्या है, फिर हेनरी के नियम के इफेक्ट, कारक, आगे बात समझे, या इसकी लिमिटेशन, हेनरी के नियम की सीमाएं, और फिर हेनरी के नियम के उपयोग होते हैं, ठीक है भाई। कौन से होते हैं, हेनरी के नियम के क्या होते हैं, आपके उपयोग होते हैं। समझ गए बात को। तो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा बनेगा आपके यहाँ पर, हेनरी का नियम। तो 2 टॉपिक हो गए आपके, एक तो कौन सा हो गया, ठोसों की द्रव में विलेयता, और दूसरा कौन सा हो गया, गैसों की द्रव में क्या हो जाती है, विलेयता। और गैसों की द्रव में विलेयता में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, हेनरी का नियम, ठीक है भाई। तो ये आपको हेनरी का नियम क्या है नेक्स्ट क्लास के अंदर बताया जाएगा। आज 15 अगस्त है, आगे बात समझ में, तो आपके शॉर्ट रखते हुए, और दूसरा मौसम भी काफी और हिसाब का है आपके, ठीक है ना भाई। तो यहाँ तक जो बात बताइए वो आप अच्छी तरह से पीडीएफ में नोट करें। और मेरी तरफ से आप सभी को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं, स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।